नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल और आज प्रेजेंट है मार्केट एक्सपर्ट पंकज रांदर जी। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, मार्केट के मूड माहौल की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी हेडलाइन में पढ़ रही थी जहां पे इंडसइंड बैंक की बात हुई थी। बैलेंस शीट क्लीन अप था, वो मैंने गलती से क्लीन ऐप पढ़ दिया था, उसके लिए माफी चाहती हूँ। कमिंग बैक टू मार्केट्स, अगर मार्केट के डेफिनेटली मूड माहौल की बात करी जाए तो इस टाइम पे प्रेशर तो डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी का स्तर 2670 के आसपास ये कर रहा है कारोबार, यानी कि करीब करीब डे लोस के आसपास ही आके ये कामकाज कर रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखी जाए तो मेटल शेयर्स में आज अगेन एक जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। कल वापस से जो फेड के रेट कट की संभावनाएं हैं वो पहले 95% से 45% हुई, अब 45% से 30% हो गई, जिसके चलते रेट कट की जो संभावनाएं कम लग रही है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेटल शेयर्स में डेफिनेटली एक जो इम्पैक्ट है आता हुआ। इनफैक्ट ऑटो शेयर्स की बात करी जाए तो फ्लैट कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस पीएसयू में, रियलिटी में, एफएमसीजी में अक्रॉस द बोर्ड हमें बिकवाली जो है वो हावी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक इस टाइम पे बात करी जाए तो जो गेनिंग साइड में है सम्मान कैपिटल, इंडसइंड बैंक, साथ ही साथ पीजीएल, महिंद्रा एंड जीएमआर एयरपोर्ट्स। डाउन साइड देखी जाए तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कोफोर्ज, लोधा, हुडको, साथ ही साथ मसगांव और हुडको में भी हमें जो बिकवाली है वो देखने को मिल रही है। लेकिन वीकेंड है, माहौल थोड़ा सा ठंडा रखा जाए या यहाँ से भी कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, ये डायरेक्टली जान लेते हैं पंकज जी से। एक रिजल्ट भी आया है, ग्रो का रिजल्ट आ गया है जहां पे रेवेन्यू में हमें डेफिनेटली गिरावट देखने को मिल रही है। स्क्रीन पे टिकर टीम लगातार आपको दिखा रही है। प्रॉफिट की बात करी जाए तो यहाँ पे एक स्लाइटली इंक्रीज देखने को मिला है। 471 करोड़ पे जो प्रॉफिट है ग्रो का वो रिपोर्ट किया गया है। हालांकि जो टॉप लाइन है वहाँ पे साल दर साल एक गिरावट देखने को मिली है। 1018 करोड़ पे जो आय है वो कंपनी की आई है। EBITDA का अगर नंबर देखा जाए, ऑपरेटिंग नंबर्स देखे जाए तो वहाँ पे एक स्लाइट अपसाइड अपटिक देखने को मिला है। EBITDA इस टाइम पे 603 करोड़ पे रजिस्टर हुआ है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में देखा गया था करीब करीब 550 करोड़ का। वहीं मार्जिन में भी एक अच्छा खासा उछाल, करीब करीब 10% की तेजी मार्जिन में देखने को मिली है। इसके अलावा भी कंपनी की जो बाकी की प्रेजेंटेशंस है, प्रेस रिलीज है वो आती है, तो जो बाकी के इंटरनल्स हैं वो किस तरीके के रहे हैं वो देख के ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बट ऑपरेटिंग नंबर्स की तरफ नज़र डाली जाए, मुनाफे की तरफ नज़र डाली जाए तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा मूड माहौल हमें EBITDA और ग्रो के जो नंबर्स हैं देखने को मिल रहा है। तो चलिए वापस से आया जाए हमारे थीम के ऊपर और पंकज जी को प्लीज स्क्रीन पे लाया जाए। देखते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट को इस टाइम पे किस तरीके से रीड कर रहे हैं। पंकज सर, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कंचन जी देखिए, जहां तक निफ्टी की बात है, ऑप्शन डेटा बहुत क्लियर है। यहाँ पे 26,050 और 26,000 की रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी के अंदर पुट राइटर्स का जमावड़ा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर कोई अगर डिप होती है मार्केट और 26,050 के आसपास अगर वो मिलता है अपने को, तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। बट ओवरऑल जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स है जॉब्स के डेटा के कारण थोड़ा खराब होते हुए नजर आया है। ये एक मेरे मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। 26,050 के आसपास आता है तो इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर खरीदारी करना चाहिए। और अगर 25,950 की रेंज अगर तोड़ता है तो उसके बाद में मार्केट के अंदर वीकनेस परसिस्ट हो सकती है। सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर आज एचडीएफसी बैंक कंटिन्यूअसली प्रेशर बनाते हुए नजर आया है, लेकिन 59,000 की जो लेवल है वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का जमावड़ा दिख रहा है। टग ऑफ वॉर लग रहा है यहाँ पे। स्टिल मेरी बेट जो है वो बाय साइड में ही रहेगी। 200 डेमा के आसपास इसके अंदर सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे जो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर 58,850 की रेंज रहेगी। तो अगर वहां तक अगर बैंक निफ्टी फिसलता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 150 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रखकर यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। इस नंबर पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल हैं वो हमें आप भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझे टैग कर सकते हैं, सीएनबीसी आवाज को टैग कर सकते हैं और अपने जो भी सवाल हैं पोर्टफोलियो से जुड़े केवल वो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो देखते हैं पहले दर्शक कहां से, चेन्नई से नरेश जी हमारे साथ जुड़ गए। नरेश जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या सवाल है नरेश जी?
हाँ, मेरे पास भेल के 100 शेयर हैं एट द रेट ये 333, ओके, और एक है हिंदुस्तान ऑयल के 200 शेयर है 115 की रेट से। 200 तो शेयर्स है ना? हाँ, 2 शेयर है, दो, केवल दो? 200 शेयर। हाँ, हिंदुस्तान ऑयल के 200 शेयर है। ओके, ठीक है। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है या मिड टू शॉर्ट टर्म का? लॉन्ग टर्म तो 1.5 साल तो हो गया मैडम, और जी। अभी देखते हैं, अगर अच्छा रहेगा तो रख सकते हैं इसको। ठीक है, रख सकते हैं, कंडीशनल है। BHEL अगर इस टाइम पे भाव देखा जाए 283 पे कारोबार कर रहा है और 333 की खरीद है, काफी हायर लेवल्स पे खरीदारी की गई है। इनफैक्ट 52 हफ्ते का हाई भी देखे तो उसके आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है, 292 का है। लेकिन पिछले एक महीने में क्या शार्प रैली यहाँ पे देखने को मिली है, 20% तक का इजाफा देखने को मिल गया। इनफैक्ट पिछले एक साल में भी अच्छा खासा रन अप देखा गया है। पंकज जी, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से रीड करें, क्योंकि एक चीज है जो बाइंग लेवल्स है वो काफी हायर साइड पे है। कंचन जी देखिए, रिसेंट जो लो बना हुआ है यहाँ पे वो 205 के आसपास का बना हुआ था, और उसके बाद में कंटिन्यूअसली बाइंग ही रिज्यूम होती हुई नजर आई है। यहाँ पे 272 के ऊपर एक क्लीन ब्रेकआउट यहाँ पर हम लोगों ने विटनेस किया है, और उसके बाद में अच्छा खासा चला भी है। मुझे लगता है कि इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको होल्ड करना चाहिए। डेफिनेटली इनके जो एवरेज प्राइस है 330 333 के आसपास जरूर देखने मिल सकती है। समय थोड़ा सा यहाँ से 6 से 8 महीने का रखिए, मुझे लगता है कि 350 रुपए तक के टारगेट्स वेल के अंदर देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये थी राय BHEL के ऊपर। बता दिया गया है क्या स्ट्रैटेजी इस टाइम पे आपको निभानी है। पंकज जी, एक सवाल इनका और था हिंद ऑयल के ऊपर। बाइंग प्राइस है 115। देखो, छोटी मंझोली कंपनी है तो वॉलेटाइल मूवमेंट डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन एक नेगेटिव साइड में इसने कारोबार किया है पिछले एक साल में अगर देखा जाए, और लगातार एक कंसोलिडेशन के फेज में बना हुआ है। अगर पिछला चार्ट अगर आप थोड़ा सा बड़ा कर ले तो आगे किस तरीके से लगता है नंबर्स देखने को मिलेंगे? क्या अपना जो पोजीशन आया काट ली जाए? जी देखिए कंचन जी, इसके अंदर एक लोअर लोज के फॉर्मेशंस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखने मिल रहे हैं। सिमिलरली वीकली चार्ट्स के ऊपर भी वीकनेस काफी स्ट्रांग यहाँ पे देखने मिली है। पिछले कुछ दिनों से इसके अंदर वॉल्यूम्स के कंसर्न्स भी विटनेस हुए हैं। काफी वॉल्यूम के अंदर जो है वो गिरावट देखने मिली है। इक्का दुक्का दिन होगा ऐसा जहाँ पे कि कोई वीक होगा, वहां पे जो अच्छी खासी बाइंग अच्छी खासी वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने मिली है। मुझे लगता है कि इसमें रखने में कोई पॉइंट नहीं होगा। अगर आप फिर भी रखना चाहते हैं इसको तो 128 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें। थोड़ा सा रिस्की बेट होगा, डाउन ट्रेंड में लग रहा है ये। अल्टीमेट टारगेट वुड बी लाइक 110 के आसपास रहेंगे। अगर कोई भी बाउंस मिलता है 135 के आसपास, एक बड़ा सपोर्ट लग रहा है यहाँ पे। अगर 135 अगर तोड़ता है तो शायद हो सकता है कि 120 110 रुपए तक की लेवल्स देखने मिलेगी। ओके, तो 120 130 तक 10 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये भी कंडीशनल है। लेवल्स अगर क्रॉस होते हैं उसके बाद तो अभी आपको स्टॉप लॉस लगाना है करीबन 128 रुपए का। चलिए आगे बढ़ा जाए, और अगले दर्शक तेलंगाना से हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश जी। सुरेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, क्या सवाल है? मैडम मेरा सवाल है, मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ। ये अदानी पावर लिया था मैडम, 750 नंबर लिया था 150 रुपया में। ओके, है ना, इसको होल्ड करूँ नहीं तो ये क्या है, इसका लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा, और नया इन्वेस्टर हूँ मैं। जी। तो ये आपने अपनी रिसर्च करी थी या आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या किसी ने आपको टिप दी थी? किस मैं बेसिस पहले मैं अदानी में काम किया था मैडम, उस समय लिया था। अच्छा, ठीक है। 150 रुपए की बाइंग है और उसी के आसपास अडानी पावर जो है इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। अच्छा खासा मूव इसने डेफिनेटली पिछले एक साल में दिखाया है। एक सॉलिड ग्रोथ, 50 से 60% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है, और जब से ये लिस्ट हुआ तब से एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे देखने को मिली है। 11 रुपए के भाव से 2020 की बात करी जाए तो बढ़ता बढ़ता 150 पे आ गया है। पंकज जी, क्या करा जाए? एक ही यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लग रहा है कि 150 पे ही ये कारोबार कर रहा है और ये अपने 52 हफ्ते के आसपास, ये कोई मेजर अपसाइड के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं? जी, कंचन जी देखिए, पिछले अगर 2 से 3 वीक का भी अगर डेटा देखते हैं तो 174 का एक क्रूशियल हाई से यहाँ पे कंटिन्यूअस गिरावट यहाँ पे देखने मिली है। और पिछले एक हफ्ते में इसके अंदर एक कंसोलिडेशन का फेज बना हुआ है। अपर बैंड जो है 156 रुपए के आसपास है, और लोअर बैंड जो है 146 147 के आसपास है। ये क्लस्टर आइदर साइड अगर ब्रेक होता है तो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल ये इन लोगों ने अभी होल्ड करके रखा हुआ है, तो डेफिनेटली अगर लंबे टाइम के अगर निवेशक है तो कंजर्वेटिव अगर हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे देखते हैं तो 143 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चले।
अगर बाइंग रिज्यूम होती है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 162 एंड 170 तक के जो है टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की बेट हो जाएगा, लेकिन छोटा स्टॉप लॉस है, मेंटेन करके चलें। ओके, तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना है। ये थी राय अडानी पार के ऊपर। चलिए, 2 सवाल तो हमने कॉलर्स के थ्रू यानी कि फ़ोन के वाया जो कनेक्ट हुए हैं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। काफ़ी सारे सवाल आ गए हैं और पंकज जी, एक सवाल आया है महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर। रितेश जी के पास महिंद्रा एंड महिंद्रा के अप्रोक्सीमेटली 2400 शेयर्स हैं और जो बाइंग प्राइस है उनका वो है 2600 रुपए का। डेफिनेटली आज तो एक रनअप देखने को मिलेगा, इन्वेस्टर डे था कल, और वहां से काफी सारे जो ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ के हाईलाइट्स हैं वो निकल के आए हैं, जिसके बाद 4 ब्रोकरेज भी है इसके ऊपर काफी ज्यादा बुलिश है। क्या लगता है टेक्निकल चार्ट्स पे भी इसी तरीके से सॉलिड परफॉर्मेंस दिखा सकता है? जी, कंचन जी, डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड रिसेंटली मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। एंड डेफिनेटली कुछ चुनिंदा जो ऑटो स्टॉक्स है इसके अंदर आज M&M जो है काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आया है। ऑल टाइम फेवरेट भी स्टॉक है, लेकिन जिस हिसाब से इनकी बाइंग है काफी लोअर लेवल से है, मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। बट डेफिनेटली ट्रेडिंग जो स्टॉप लॉस रहेगा उसको थोड़ा ट्रेल करके चले। 3550 के आसपास का एक ट्रेलिंग का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें और मोमेंटम को राइड करें। मुझे लगता है कि ऊपरी रेंज में 3900 रुपए का एक टारगेट देखने मिल सकता है और दूसरा टारगेट जो है 4150 के देखने मिल सकते हैं। होल्ड ओके कर जी, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा होल्ड की राय, और चुनिंदा ऑटो शेयर्स में इसका भी एक नाम है जहां से एक अच्छा खासा अप मूव हमें ऑटो पैक में देखने को मिल रहा है। अगला सवाल सुनीति जी का आया है पंकज जी, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। आज वैसे भी पीएसयू में एक गिरावट देखने को मिल रही है, इनफैक्ट पूरे ही पैक में अच्छी खासी गिरावट जो है वो देखी गई है। आप बिग बॉयज के नाम भी ले लीजिए, चाहे फिर छोटे बैंक्स की भी। यहाँ पे इनके पास पंजाब नेशनल बैंक के अप्रोक्सीमेटली 84 शेयर्स हैं, छोटी क्वांटिटी है, और जो बाइंग प्राइस है उनका वो है 105 रुपए का। क्या करा जाए, कहां तक के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं? आज ये 2.25% की गिरावट के साथ काम कर रहा है, लेकिन अपने 52 हफ्ते के आसपास ये होवर कर रहा है। क्या लगता है? अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो एक डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिला और उसके तुरंत बाद काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये काउंटर चलते हुए नजर आया है। 100 रुपए की रेंज से अभी करीब करीब 22-23% के आसपास की कुछाल यहाँ पे जरूर देखने मिली है। कोई घबराने वाली बात है नहीं। हर दिन एक जैसा नहीं होता है कंचन जी, और मोमेंटम जो है वो रुक रुक के आएगा, लेकिन बैंकिंग के अंदर ओवरऑल नजरिया जो है वो पॉजिटिव है। पर्टिकुलर ये बैंक के अंदर अगर मैं मेरा व्यू दूं तो 115 रुपए के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर 135-140 रुपए तक के जो रेट्स हैं वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में जरूर देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये थी राय पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। अगला सवाल फेसबुक से लेते हैं, और पंकज जी, कोल इंडिया के ऊपर सवाल आया है। इनके पास कोल इंडिया के 600 शेयर्स हैं और जो बाइंग प्राइस है इनका वो है 380 रुपए का। कोल इंडिया अगर पिछले पास्ट की ट्रेजेक्टरी इसकी देखी जाए तो एक कंसोलिडेशन के फेज में लगातार बना हुआ है। 395 से लेके 400-405 के लेवल पे लगातार ये रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। क्या लगता है कि क्या नंबर्स हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं? इस साल तो कोई 2 परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है, अगले साल कुछ चार्ट्स पे दिखाई दे रहा है? कंचन जी, डेफिनेटली जिस हिसाब से चार्ट का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा चैलेंजिंग स्ट्रक्चर लग रहा है यहाँ पे, और ऊपरी सतह जो है 387-88 की अगर रेंज अगर कन्विंसिंगली अगर क्रॉस करता है विद द वॉल्यूम्स ऑन डेली टाइम फ्रेम तो एक बढ़त यहाँ पे देखने मिल सकती है, लेकिन लिमिटेड अपसाइड यहाँ पे देखने मिल सकती है। 410 के ऊपर ये इसको एक बार रिविजिट करना होगा और वहां पे एक दोबारा एक ओपिनियन रखना होगा वहां पे। तो 410 रुपए तक के टारगेट्स लगते हैं। 388 के ऊपर कंडीशनल बाय करने की सलाह रहेगी यहाँ पे, मतलब एवरेजिंग के लिए। जी, तो यहाँ पे एवरेजिंग करके चल सकते हैं कोल इंडिया। डेफिनेटली अभी थोड़े से चार्ट जो हैं वो वीक दिखाई दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स एडवाइस। अगला सवाल अंकित जी का आया है और इनके पास वरुण बेवरेजेस हैं और इनके पास 2500 शेयर्स हैं वरुण बेवरेजेस के, एंड बाइंग प्राइजेस 590 रुपीज़। काफ़ी हाई लेवल्स पे यहाँ पे भी बाइंग की गई है और पिछले एक साल में लगातार एक गिरावट का सामना वरुण बेवरेजेस को नो डाउट करना पड़ा है। लगातार ये ड्रैग होते होते 650 के स्तर से हमें देखने को मिला 400-425 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या लगता है?
जी, वरुण बेवरेजेस का अगर चार्ट देखते हैं तो डेफिनेटली वीकनेस तो लग रही है, लेकिन पिछले 2 दिन में ये पूरे बेवरेजेस के काउंटर में एक थोड़ी बहुत बढ़त ज़रूर देखने मिली थी। मुझे लगता है कि ये काउंटर के अंदर कंडीशनल एवरेज करने की सलाह रहेगी, लेकिन वो 460 के ऊपर, 460 के नीचे जब तक ये ट्रेड कर रहा है, तो इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ₹410 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 490 और 520 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। ओके, तो 520 तक के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं वरुण बेवरेजेस में आगे चल के। चलिए आगे बढ़ा जाए और अजय जी का सवाल आया है एनएमडीसी पे। आज ये जो सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा बजिंग भी है, इनफैक्ट पूरा ही मेटल पैक गिरावट जो है वो लीड करता हुआ बाजार में दिखाई दे रहा है और फेड का जो रेट कट के ऊपर स्टांस आया है 30% के चांसेस है, उससे भी यहाँ पे जो गिरावट है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एनएमडीसी के इनके पास है अप्रॉक्सीमेटली 600 शेयर्स और जो इनका बाइंग प्राइस है वो है 79 रुपीज़ का। फरवरी के बाद लगातार एक हमें साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। पहले तो ये लोअर लोज में गया, उसके बाद एक साइडवेज की ट्रेजेक्ट्री में आ गया। क्या करना चाहिए एनएमडीसी? जी देखिए, जिस हिसाब से जॉब्स का जो डेटा आया है काफी स्ट्रांग आया है और उसके चलते पूरे मेटल पैक में चाहे वो प्रेशियस मेटल्स हो या बेस मेटल्स हो, सब में गिरावट देखने मिली है और पर्टिकुलर काउंटर के अंदर भी एक 79 टू 81 की एक ट्रेजेक्ट्री है। वहां पे एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस किया है। पिछले 1-2 अटेम्प्ट्स के अंदर बहुत फेल होते हुए नजर आए काउंटर। 16 दिसंबर को जो आगे का रणनीति होगी वो समझ में आएगा, लेकिन मीनवाइल मुझे लगता है कि ये 65 से लेके 75 की रेंज में ऑसिलेट करते रहेगा। तुरंत बेचने की सलाह नहीं रहेगी यहाँ पे। लॉन्ग टर्म के लिए आप ये इसको होल्ड करके चले। बड़ी डीप अगर मिलती है यहाँ पे तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तरह देखिए इसको। मुझे लगता है कि एक 60 रुपए तक का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चले। 1 से 1.5 साल का अगर होराइजन रखते हैं यहाँ पे तो मुझे लगता है 110-120 रुपए तक की रेंज के काउंटर में देखने मिल सकती है। और डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर किया गया हुआ है मेरी तरफ से। ओके, तो एनएमडीसी 60 रुपए का लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और हो सकता है आगे चल के 110-120 तक के नंबर्स दिखाई दे। पंकज जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए वंस अगेन एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू जी, तो चलिए बाजार में मुनाफे की बात तो हम लगातार करते ही रहते हैं और बाजार में जो मुनाफे की राह दिखाता है वो है सीएनबीसी आवाज, जो आपके लिए एक बार फिर से लेके आ रहा है मार्केट गुरुकुल। 2 दिन के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, साथ ही साथ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, आईपीओ मार्केट और साथ में जो रिस्क मैनेजमेंट है, उन सारे ही फैक्टर्स पे फोकस करेंगे। मार्केट गुरुकुल में मार्केट एक्सपर्ट आपको बताएंगे एक अच्छा पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जाता है और टाइम टू टाइम उसमें किस तरीके से जो रीबैलेंसिंग है वो होनी चाहिए। मार्केट गुरुकुल में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पे आपको देखिए क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा, उसको प्लीज स्कैन करिए और बाजार में कामयाब होने की जो राह है उसमें एक जो इंपॉर्टेंट स्टेप है उसको आगे लेके जाइए। में आज बात करेंगे कि बिकवाली का जो सत्र है यहाँ पर क्रिप्टोज में वो अभी भी लगातार जारी है। अगर हम बिटकॉइन की यहाँ पर बात करें तो लगातार गिरावट देखने को मिली है। $126,000 का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अब हमने 87,000 85,000 के लेवल्स भी टूटते हुए नीचे में देखे हैं। ओवरऑल अगर क्रिप्टो का मार्केट कैप देखें तो यहाँ पर भी जोरदार गिरावट देखने को मिली है। $4.3 ट्रिलियन के बाद अब ये सिर्फ $3 ट्रिलियन का होके बच गया है, यानी कि $1.2 ट्रिलियन की गिरावट पिछले 6 हफ्ते में यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट कैप में साफ होती हुई नजर आई है। ऑल ओवर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की बात करें रोजाना के हिसाब से तो वो भी गिरकर $197 बिलियन की अब हो गई है। जिस तरह की बिकवाली हमने आते हुए देखी है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे मंथ ऑन मंथ यहाँ पर जोरदार बिकवाली है और उस गिरावट की वजह से YTD भी हमने यहाँ पर गिरता हुआ देखा है, यानी कि ज्यादातर क्रिप्टो अब इस साल में नेगेटिव हो चुके हैं। फिर चाहे वो बिटकॉइन हो जो पिछले महीने में 20% गिरा है और 8% की गिरावट के साथ इस साल में अब काम कर रहा है। इथीरियम में 26% की गिरावट इस महीने में बनती हुई नजर आई है। सोलाना की बात करें, एवलांच की बात करें तो सभी मंथ ऑन मंथ यहाँ पर 20 से 30% तक गिरते हुए नजर आए हैं। जो लेयर 2 एप्लीकेशंस हैं जैसे कि एवलांच या पॉलीगॉन, यहाँ पर हमने YTD में करीबन 60 से 65% तक की गिरावट भी बनते हुए देखी है, यानी कि एक जो रिडेम्पशन है वो सिर्फ यहाँ पर रिटेल या इंस्टीट्यूशन की तरफ से ही नहीं, लॉन्ग टर्म होल्डर्स एंड एक्सचेंजेस पर भी आई है।
वेल काफ़ी सारे कारण हैं यहाँ पर बिकवाली के, और बाजार ये भी यहाँ पर चेक कर रहा है कि जिस तरह का सेल ऑफ हमने क्रिप्टोज में आता हुआ देखा है, क्या उसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट लार्जर एसेट क्लासेस में भी बनता हुआ नजर आएगा। अब अगर स्टेबल कॉइन्स की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर भी बिकवाली है। टीदर यहाँ पर सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है। यहाँ पर अगर रिजर्व्स की बात की जाए तो $181 बिलियन के हिसाब से यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। $112 बिलियन की तो यहाँ पर यूएस ट्रेजरी में ही खरीदारी देखते हुए नजर आई है, और यूएस ट्रेजरी की बात करें तो $24 बिलियन की यहां पर होल्डिंग्स है। अब यूएस पब्लिक लिस्टिंग की बात की जाए तो 2025 में 173 कंपनीज लिस्ट हुई थी, जिसमें से सिर्फ 4 ही क्रिप्टो में थी, और ओवरऑल जो फंड रेज था वो सिर्फ 3.3% ही क्रिप्टो को मिल पाया, यानी कि बहुत बड़ा नंबर अभी भी ये नहीं है। साथ में ही अगर हम यहाँ पर आपको ये बताएं कि किस तरह की होल्डिंग्स हमने यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से आते हुए देखी है, तो वो भी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। तो बाजार को लगता है कि जो सेल ऑफ क्रिप्टो में है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट बाकी फाइनेंशियल एसेट्स पे देखने को नहीं मिलेगा।